Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, lecture number 1, chapter testing of hypothesis. टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन है आज कि इस टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का हम इंट्रोडक्शन जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। जी, हमारा आज टॉपिक है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमने दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे पढ़े थे। एक हमारे पास था पॉपुलेशन और एक सैंपल था। जब हमने इस कोर्स को स्टार्ट किया था, पॉपुलेशन हम कहते थे द होल ग्रुप अंडर कंसिडरेशन बाय अ स्टैटिस्टिशियन इज कॉल्ड पॉपुलेशन, जबकि सैंपल हमारे पास क्या होता था कि एक पार्ट, पोर्शन और रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। कि अगर हमने पॉपुलेशन का एक हम रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ले लेते हैं तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव पार्ट आपके पास आता था वो आपके पास क्या कहलाता था? सैंपल कहलाता। अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या है? याद रखें, वो कहता है कि इट इज नॉट इजी टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन and also it is not possible to study the characteristics of entire population. वो कहता है कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम पॉपुलेशन की तमाम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करें और इकट्ठा करने के बाद उसके जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंटायर पॉपुलेशन के, उनको क्या कर सकें? स्टडी कर सकें। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं। उसकी रीजन क्या है? वो कहता है ड्यू टू टाइम फैक्टर, कॉस्ट फैक्टर एंड अदर कॉन्स्टेंट्स। कि उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। सबसे मेजर जो फैक्टर है वो टाइम फैक्टर है। जाहिर बात है, अगर आपके पास 5000 इंफॉर्मेशन है तो 5000 इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए आपको ज्यादा टाइम लगेगा। 5000 इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए आपकी कॉस्ट जो है वो भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। आपको ज्यादा लोग हायर करना पड़ेंगे, या आपका टाइम ज्यादा लगेगा, या आपका वक्त ज्यादा लगेगा। जितना वक्त ज्यादा लगेगा उतनी आपकी कॉस्ट भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। या और बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हम पूरी पॉपुलेशन को हम स्टडी नहीं कर सकते। वो कहता है दस वी नीड सैंपल, लिहाजा फिर हमें किसकी जरूरत पड़ती है? सैंपल की जरूरत पड़ती है। सैंपल इज अ फाइनाइट सबसेट ऑफ स्टैटिस्टिकल इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। वो कहता है कि सैंपल बेसिकली आपकी स्टैटिस्टिकल फाइनाइट सबसेट, पार्ट, पोर्शन किसका है? पॉपुलेशन। एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन सैंपल इज कॉल्ड सैंपल साइज। और इसके अंदर जितनी भी इंडिविजुअल्स होती हैं वो आपकी क्या कहलाती हैं? सैंपल साइज कहलाती। तो वो कहता है कि अब हम पूरी पॉपुलेशन को कंसीडर नहीं करते, बल्कि हम उस पॉपुलेशन का एक स्मॉल पोर्शन जो है उसको हम क्या कर लेते हैं? कंसीडर कर लेते हैं। और उसके लिए आप प्रीवियस चैप्टर सैम्पलिंग का पढ़ के आए हैं। सैम्पलिंग में हम क्या करते थे कि हमारे पास पॉपुलेशन होती थी और हम उस पॉपुलेशन में से सैंपल को क्या करते थे? सिलेक्ट करते थे। और उस सैंपल को सिलेक्ट करने की आपने पहले मेथड्स देखे कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी था। फिर आपने दो टेक्निक्स देखी कि आप विद रिप्लेसमेंट सिलेक्ट करते थे, विद आउट रिप्लेसमेंट सिलेक्ट करते थे। तो यही कहता है कि सैम्पलिंग इज क्वाइट ऑफन यूज्ड इन आवर डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ। याद रखें कि सैम्पलिंग टेक्निक्स जो हैं वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर दिन ब दिन जो है वो क्या हो रही है? इस्तेमाल हो रही है। उसका यूज जो है वो हम करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, एवरी डे लाइफ के अंदर, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसने एक सिंपल सी एग्जाम्पल दी है। वो कहता है कि इन अ शॉप वी असेस द क्वालिटी ऑफ राइस, wheat or any other commodity by taking a handful of it from the bag and then
टू डिसाइड टू परचेज इट और नॉट। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी भी शॉप के ऊपर गए, आपने राइस खरीदने हैं या आपने वीट खरीदनी है या आपने कोई भी और कम्योडिटी खरीदनी है, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं कि आप उस राइस की क्वालिटी, उस वीट की क्वालिटी, उस कम्योडिटी की क्वालिटी को आपने क्या करना होता है, चेक करना होता है, आपने क्या करना होता है, टेस्ट करना, कि आपने उसकी क्वालिटी को आपने क्या करना है, चेक करना है, आपने उसकी क्वालिटी को क्या करना है, टेस्ट करना है। अब जाहिर बात है, अब उसकी क्वालिटी, फॉर एग्जांपल अब वहां पे एक बैग है, बैग के अंदर तो आपके पास 50 किलो चावल है, अब आप 50 किलो के 50 किलो चावल को तो की क्वालिटी को तो नहीं चेक कर सकते। आप क्या करते हो, आप उसमें से थोड़े से चावल जो है वो लेते हैं, एक मुट्ठी चावल निकालते हैं या एक मुट्ठी जो है वो वीट ले लेते हैं, या जो भी कम्योडिटी आप खरीद रहे हैं, कोई दाल खरीद रहे हैं, कोई घी खरीद रहे हैं, कोई भी आप ग्रोसरी आइटम्स खरीद रहे हैं, आप उसमें से सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा, एक पार्ट उसमें से लेते हैं, उस पार्ट की आप स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद आप ये डिसाइड करते हैं कि क्या आपने इस कम्योडिटी को खरीदना है या नहीं, इस कम्योडिटी को खरीदना है या नहीं। तो इसका मतलब स्टडी आप सैंपल की कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट किसके मुतल्लक दे रहे हैं, पॉपुलेशन के मुतल्लक। अब वो कहता है कि ये जो सारा प्रोसीजर है, ये जो सारा एक प्रोसेस है, ये जो एक टेक्निक है कि आपने सैंपल इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर पॉपुलेशन पैरामीटर्स के मुतल्लक जो भी आपने रिजल्ट्स लेने हैं, उस चीज को आप क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं, और इसी चीज को हम बेसिकली क्या नाम देते हैं, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का। अब उसने लिखा है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या है। वो कहता है कि इट इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर, ये एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर है, मेथड और टेक्निक, मेथड भी बोल सकते हैं इसको, टेक्निक भी बोल सकते हैं, which enable us to decide on the basis of sample data, जो हमें इस काबिल बनाता है, इसकी बेस के ऊपर, सैंपल डेटे की बेस के ऊपर, either to accept or reject the statement about population parameter, कि जो भी हमने एक पॉपुलेशन पैरामीटर के मुतल्लिक जो भी हमने एक स्टेटमेंट बनाई है, कि क्या हमने उस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना। जैसे वो ऊपर उसने कहा था कि क्वालिटी ऑफ राइस की बेस के ऊपर आपने डिसाइड करना है कि क्या आपने इसको परचेज करना है या नहीं करना। अब स्टेटमेंट क्या है कि आइदर वी परचेज दी राइस और नॉट, क्या हम अपने राइस को परचेज करेंगे या हम अपने राइस को परचेज नहीं करेंगे। अब पूरी पॉपुलेशन में से आपने सैंपल लिया और उस सैंपल को आपने टेस्ट किया, उस सैंपल को आपने चेक किया, और चेक करने के बाद आपने ये डिसाइड किया, आपने दोनों में से एक स्टेटमेंट को चूज कर दिया कि आइदर परचेज और नॉट, कि क्या आपने इसको परचेज करना है या आपने उसको परचेज नहीं करना, या आपने उसको परचेज नहीं करना। ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, और उन एक्सपेरिमेंट्स को आप सैंपल की बेस के ऊपर आप स्टडी करते हैं, और सैंपल की बेस के ऊपर आप डिसाइड करते हैं कि आपने उस पैरामीटर को, उस पॉपुलेशन को एक्सेप्ट करना है या नहीं। अब ये इसके लिए जो भी आप एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर आप यूज करते हैं, जो भी एक स्टैटिस्टिकल मेथड आप यूज करते हैं, वो प्रोसीजर, वो मेथड आपके पास क्या कहलाता है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अब याद रखें कि जब भी हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में जाते हैं, तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर याद रखें जो भी आपने पॉपुलेशन पैरामीटर को आपने क्या उसका नाम है, स्टडी करना है, या जिसके मुतल्लिक आपने रिजल्ट्स को ड्रॉ करना है, तो आप इस प्रोसीजर के अंदर आप 6 स्टेप्स जो हैं वो आपके क्या होते हैं, इन्वॉल्व। जनरली हर स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर के अंदर
हर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस प्रोसीजर के अंदर आप टोटल 6 स्टेप्स जो हैं वो आप क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इन्हीं स्टेप्स को सबसे पहले वन बाय वन मैं इनका इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं स्टेप्स को आप देखेंगे कि हम मुख्तलिफ क्वेश्चंस के ऊपर हम क्या करेंगे बेटा, अप्लाई करें। इनमें सबसे पहला जो और मेन जो आपका स्टेप है वो आपके पास है हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या है? वो कहता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग बिगिंस विद एन असम्पशन। देखें, याद रखें, जब भी आपने टेस्टिंग करनी है आपके पास कोई असम्पशन होगी, आपके पास कोई भी स्टेटमेंट होगी। अगर कोई असम्पशन होगी, कोई आपके पास स्टेटमेंट होगी, तो फिर आप अपने उस क्या उसका नाम है, हाइपोथेसिस, आप उसके ऊपर आप स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर जो है वो आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब असम्पशन का मतलब क्या होता है, स्टेटमेंट। जैसे हमने ऊपर एग्जांपल में कहा था, परचेज, हमने राइस को परचेज करना है या नहीं करना, हमने वीट को परचेज करना है या नहीं करना, हमने किसी भी ग्रोसरी आइटम्स को परचेज करना है या नहीं करना, क्या हमारे ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये नॉर्मल को अप्रोच करती है या नहीं करती, क्या हमारा इस डाटे का मीन जो है, पॉपुलेशन मीन जो है वो 30 के बराबर है या नहीं है। अब ये कोई ना कोई एक स्टेटमेंट आपके पास होगी, कोई ना कोई एक असम्पशन होगी, और वो स्टेटमेंट, वो असम्पशन जिसको आप टेस्ट करना चाहते हैं, जिसके ऊपर आप ये प्रोसीजर अप्लाई करना चाहते हैं, वो असम्पशन आपकी क्या कहलाती है, हाइपोथेसिस कहलाती है। और याद रखें, दैट वी मेक अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर। और ये असम्पशन, ये स्टेटमेंट, ये हाइपोथेसिस आपका किसके मुताल्लिक होगा, पॉपुलेशन पैरामीटर के मुताल्लिक। ये सैंपल से रिलेटेड नहीं होगा, बल्कि ये किसके मुताल्लिक होगा, आपका पॉपुलेशन पैरामीटर के मुताल्लिक होगा। या पॉपुलेशन पैरामीटर की कोई भी एक असम्पशन बनाते हैं, कोई भी एक स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है, और वो असम्पशन, वो स्टेटमेंट जिससे हम अपने इस प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, हाइपोथेसिस। अब वो कहता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज नॉट टू कंस्ट्रक्ट अ सिंगल हाइपोथेसिस अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर। वो कहता है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर हम पॉपुलेशन पैरामीटर के मतलब एक हाइपोथेसिस नहीं बनाते, बट रेदर टू टेस्ट सेटअप टू डिफरेंट हाइपोथेसिस। याद रखें कि हमने 2 डिफरेंट हाइपोथेसिस बनाए। हमारे पास एक हाइपोथेसिस नहीं होगा, एक स्टेटमेंट नहीं होगी, एक असम्पशन नहीं होगी। जैसे मैं कहता हूं कि पॉपुलेशन मीन 30, हमारे पास एक डाटा है, वो कहता है कि इस डाटे, ये डाटा जो हमने पॉपुलेशन से लिया है, इसका जो पॉपुलेशन मीन है वो 30 के बराबर। एक और पर्सन कहता है कि नहीं, ये पॉपुलेशन मीन इसका 30 के बराबर नहीं है, या ये पॉपुलेशन मीन इसका 30 से क्या है, ग्रेटर है, या पॉपुलेशन मीन इसका 30 से क्या है, लेस है। इसका मतलब एक असम्पशन नहीं है पैरामीटर की, बल्कि एक से ज्यादा असम्पशन। तो याद रखें, हाइपोथेसिस एक नहीं होता, बल्कि आपके पास 2 तरह के क्या होते हैं, हाइपोथेसिस। क्योंकि जब भी 2 ऑपोजिट स्टेटमेंट्स होंगी, जब भी 2 क्रिटिकल स्टेटमेंट्स होंगी, और उनमें से आपने एक स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करना है और एक स्टेटमेंट को आपने क्या करना होता है, रिजेक्ट करना होता है। और ये जो 2 स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको आप नाम देते हैं किसका, हाइपोथेसिस। और इन्हीं 2 स्टेटमेंट्स को उसने 2 डिफरेंट हाइपोथेसिस के अंदर डिवाइड किया। एक आपके पास है नल हाइपोथेसिस, और एक आपके पास होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। याद रखें, हमेशा 2 हाइपोथेसिस होते हैं, एक नल हाइपोथेसिस और दूसरा आपके पास क्या होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सिंपल नल हाइपोथेसिस क्या होता है कि वो हाइपोथेसिस जिसको आपने क्या करना है, टेस्ट करना। जैसे वो स्टेटमेंट में कहता है कि टेस्ट दैट द पॉपुलेशन मीन इज 30, टेस्ट दैट द पॉपुलेशन मीन इज एट लीस्ट 30, टेस्ट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन 2 पॉपुलेशन मीन्स, टेस्ट द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन इज 1/2,
test there is no difference between two population proportion, test that the population variance is 30। ये वो सारी स्टेटमेंट्स है, assumptions है, जो आप जिस assumption को, जिस स्टेटमेंट को आप क्या करना चाह रहे हैं, टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो याद रखें ये हमें स्टेटमेंट से पता चलेगा, वो हमें स्टेटमेंट में ये assumptions बताएगा, ये स्टेटमेंट हमें देगा अबाउट पॉपुलेशन पैरामीटर। और जिस स्टेटमेंट को, जिस assumption को हमने टेस्ट करना होता है, वो assumption हमारी क्या कहलाती है, नल हाइपोथेसिस कहलाती है। यही चीज उसने कहा है, वो कहता है द नल हाइपोथेसिस इज द हाइपोथेसिस which is tested for possible rejection under the assumption that it is true। तो पॉसिबल assumption के तहत आपने टेस्ट करना है कि आपकी ये assumption जो है वो क्या है, ट्रू है। और इट इज यूजुअली डिनोटेड बाय H नॉट। और याद रखें कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है, इस नल हाइपोथेसिस को याद रखें, हम हमेशा किससे डिनोट करेंगे, H नॉट से डिनोट। हम इसको हमेशा किससे डिनोट करेंगे, H नॉट से डिनोट। हमेशा याद रखना है कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस होगा, इसको हम H नॉट से डिनोट। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू फाइंड आउट वेदर द स्पेशल क्लासेस हैव बेनिफिटेड द स्टूडेंट और नॉट। मिसाल के तौर पे यूनिवर्सिटी में कोई भी आपकी स्पेशल क्लासेस हो रही, या स्कूल में कोई भी स्पेशल क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस, स्पेशल का मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस आफ्टर द स्कूल टाइम, क्या वो कहता है कि क्या वो स्पेशल क्लासेस जो है वो स्टूडेंट के लिए बेनिफिटेड हैं या नहीं है। अब देखें, अब इस चीज को हम क्या करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं। तो फिर हमारा H नॉट क्या बनेगा, special classes after school hours has not benefited the student। तो ये स्टूडेंट के लिए बेनिफिटेड नहीं, ये हमारा H नॉट क्या बनेगा, H नॉट। तो जिस भी स्टेटमेंट को आपने टेस्ट करना है, वो स्टेटमेंट आपकी क्या कहलाएगी, नल हाइपोथेसिस। और अब याद रखें, जहां पर भी मैं H नॉट लिखूं, इसका मतलब ये नल हाइपोथेसिस। अब सेकंड आपके पास है बेटे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, एनी हाइपोथेसिस, एनी assumption, एनी स्टेटमेंट विच इज अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस, जो आपके नल हाइपोथेसिस की क्या होगी, अगेंस्ट होगी, उल्ट होगी, अल्टरनेट होगी। जैसे मैंने कहा था द पॉपुलेशन मीन इज 30, वो कहता है टेस्ट द अल्टरनेट दैट पॉपुलेशन मीन इज नॉट 30, या पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन 30, या पॉपुलेशन मीन इज लेस देन 30। इसका मतलब अब ये अल्टरनेट है, जो आपने एक हाइपोथेसिस सेट किया है, उस हाइपोथेसिस के ये क्या है, अगेंस्ट है। तो जब भी अल्टरनेट होगा, अल्टरनेटिव आपकी टेक्निक होगी, वो आपका क्या कहलाएगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी बेटे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और याद रखें, इस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम डिनोट करते हैं H1 के साथ। इसके साथ डिनोट करते हैं H1 के साथ। जैसे देखें, H नॉट आपका म्यू इक्वल म्यू नॉट है। म्यू होता है पॉपुलेशन मीन। अगर पॉपुलेशन मीन किसी भी वैल्यू, म्यू नॉट वैल्यू है, जैसे मैंने कहा था 30 है, तो पॉपुलेशन मीन 30 के इक्वल है, तो H1 क्या बन सकता है, तो पॉपुलेशन मीन 30 के बराबर नहीं है, या मीन जो है वो 30 से क्या है, ग्रेटर है, या मीन जो है वो 30 से क्या है, लेस है। अब इन तीनों में से ये तीनों की तीनों आपकी क्या बनेंगी, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, कि ये नल है। अब इस नल के जो अगेंस्ट बनेगा, वो आपका क्या बनेगा, अल्टरनेट बनेगा। वो आपका क्या बनेगा, अल्टरनेट। दूसरा याद रखें कि हाइपोथेसिस दो तरह के होते हैं, एक सिंपल होता है और एक कंपोजिट होता है। Simple hypothesis is a hypothesis which specify the population distribution completely, या specify the population parameter completely। Specify का मतलब कि आप किसी एक वैल्यू को स्पेसिफाई कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा कि म्यू इक्वल म्यू नॉट, जैसे मैं कहता हूँ म्यू इज इक्वल टू 30,
अब आपने स्पेसिफाई कर दिया कि म्यू जो है वो 30 के बराबर है। जैसे आप ना 30 से कम की तरफ जा सकते हैं, ना 30 से ज्यादा की तरफ जा सकते हैं। इसका मतलब आपने उसको क्या कर दिया है, स्पेसिफाई कर दिया। और अगर यही पॉपुलेशन पैरामीटर्स या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको आप कंप्लीटली स्पेसिफाई ना कर सके, does not specify the population distribution completely, जैसे वो कहता है कि म्यू इज लेस देन 10। अब लेस देन 10 का मतलब 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। इसका मतलब अब एक वैल्यू नहीं है, अब 10 से लेस एनी वैल्यू। अब 10 से लेस आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है, हजारों वैल्यूज है। या पी, ये प्रोपोर्शन होती है, प्रोबेबिलिटी भी आप इसको बोल सकते हैं। पी इज ग्रेटर देन 0.5। अब 0.5 से कोई भी बड़ी वैल्यू हो सकती है। अब हजारों वैल्यूज है 0.5 से बड़ी, 0.55 भी हो सकता है, 0.58 भी हो सकता है, 0.585 भी हो सकता है, 6.6 भी हो सकता है, 0.65 भी हो सकता है। इसका मतलब अब स्पेसिफाई नहीं की, एक वैल्यू नहीं है बल्कि एक से ज्यादा वैल्यू। तो याद रखें, जब इक्वालिटी होती है तो वो सिंपल होता है। जब ग्रेटर या लेस का साइन होता है इसका मतलब अब हमारी वैल्यूज जो है वो स्पेसिफाई नहीं है। और जब वैल्यू स्पेसिफाई ना हो तो फिर वो जो हाइपोथेसिस होगा वो आपके पास क्या बनेगा, कंपोजिट हाइपोथेसिस। तो सबसे पहला स्टेप टेस्टिंग में हमारे पास क्या होता है, हाइपोथेसिस। सेकंड है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब याद रखें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है। In testing of hypothesis, the probability of rejection the null hypothesis when actually it is true, it is called level of significance. ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी है रिजेक्टिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस, जबकि एक्चुअल असल में ये हाइपोथेसिस एच नॉट आपका क्या होता है, ट्रू होता है, सही होता है। जैसे आपने सैंपल की बेस पे आपने एस्टिमेशन की है, आपने सैंपल की बेस पे पॉपुलेशन मीन निकाला, तो सैंपल का मीन 90 आया या 30 आया या 28 आ गया। हम म्यू कहते हैं 30 के बराबर, आपका सैंपल मीन 28 आ गया। अब आप कहते हैं कि आई एम 95% कॉन्फिडेंट दैट द पॉपुलेशन मीन इज 28, कि मैं 90% 95% कॉन्फिडेंट हूं, या मैं 90% कॉन्फिडेंट हूं, या मैं 80% कॉन्फिडेंट हूं। इसका मतलब अगर आप 80% कॉन्फिडेंट हैं तो आप कितने कॉन्फिडेंट नहीं है, 20%। अगर आप 80% अपने मीन को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कितने परसेंट रिजेक्ट कर रहे हैं, 20%। अगर आप 90% कॉन्फिडेंट हैं तो कितने कॉन्फिडेंट नहीं है, 10%। अगर आप 90% एक्सेप्ट कर रहे हैं तो 10% आप उसको क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। 10% आप उसको क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो यही जो 10% है जिस पर आप अपने पॉपुलेशन मीन को, आप अपनी एच नॉट को आप क्या कर रहे हैं, आप अपने नल हाइपोथेसिस को क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। ये जो प्रोबेबिलिटी है ये आपकी क्या कहलाती है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। और इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम डिनोट करते हैं अल्फा के साथ। ये जो मैंने ऐसे ये निशान डाला है, ये जो नोटेशन है इसको हम कहते हैं अल्फा। अब याद रखें, द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूजुअली एम्प्लॉयड इन टेस्टिंग 0.05 5% हो सकता है, 0.02 या इसको आप 2% कह सकते हैं, एंड 0.01 या इसको 0.01 भी हो सकता है, या इसको आप 1% भी कहते हैं। और इट इज गिवन इन स्टेटमेंट। और याद रखें ये आपके पास स्टेटमेंट के अंदर, क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या होगा, गिवन। अब उसके साथ ये भी लिखा कि इफ नॉट गिवन देन, और अगर ये गिवन नहीं है स्टेटमेंट में, देन यूज स्टैंडर्ड लेवल। तो फिर आप स्टैंडर्ड लेवल यूज करेंगे। और स्टैंडर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, 5%, जिसको हम डिनोट करते हैं 0.05 से। तो अव्वल तो ये स्टेटमेंट के अंदर गिवन होगा, वो आपको बताएगा कि सिग्निफिकेंस लेवल का नाम यूज करेगा या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहेगा।
या वो कहता है 5% पे टेस्ट कर दो, 2% पे टेस्ट कर दो, 1% पे टेस्ट कर दो, अव्वल तो वो गिवन देगा, अगर तो गिवन है वेल एंड गुड, अगर गिवन नहीं है तो फिर आपने स्टैंडर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करना है, और स्टैंडर्ड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका कितना होगा, 5%। ठीक है जी। नेक्स्ट है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स याद रखें, अ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज क्वांटिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम आवर सैंपल डाटा। अब जाहिर बात है, हमने सैंपल को यूज करके, हमने सैंपल इंफॉर्मेशन की बेस पे अपने पैरामीटर्स की क्वांटिटी जो है उसको क्या करना है, फाइंड करना। अब वो कहता है कि जो हम सैंपल डाटा की क्वांटिटी यूज करने, कैलकुलेट करने के लिए हम इसके ऊपर कोई ना कोई एक फॉर्मूला, कोई ना कोई एक मेथड, कोई ना कोई एक टेक्निक, कोई ना कोई टेस्ट, कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। स्टैटिस्टिक्स बेसिकली आप सिंपल इसको ये भी कह सकते हैं, अ मैथमेटिकल फॉर्मूला which is used to calculate the value of test। आपने अपने टेस्ट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, उसके लिए आप जो भी मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करते हैं, किसकी मदद से, सैंपल की मदद से, वो जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो आपका क्या कहलाएगा, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। और इसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में वो आपको, आपकी स्टेटमेंट से आपको पता चलेगा कि आपने इसके ऊपर कौन सा मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज करना है, आपने इस पे कौन सा प्रोबेबिलिटी मॉडल यूज करना है, आपने इस पे कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है। और इसकी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं, हमारे पास Z टेस्ट है, T टेस्ट है, F टेस्ट है, साई स्क्वायर टेस्ट है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। ये बहुत सारे टेस्ट हैं जो हमें डिफरेंट न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज जो हैं वो हमें क्या करेंगे बेटा, प्रोवाइड करेंगे, वो हमें क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद चौथा स्टेप है आपके पास क्रिटिकल रीजन। अब क्रिटिकल रीजन क्या है, जाहिर बात है आपने अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आपके पास आ गया। अब उस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की बेस के ऊपर आपने अब एक वैल्यू फाइंड करनी है, जिसकी बेस पे आप अपने H0 को एक्सेप्ट करोगे या अपने H0 को क्या करोगे, रिजेक्ट करोगे। क्योंकि अब हमने एक स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करना है, एक स्टेटमेंट को हमने क्या करना है, रिजेक्ट करना है। एक स्टेटमेंट को हमने एक्सेप्ट करना है, एक स्टेटमेंट को हमने क्या करना है, रिजेक्ट करना है। अब देखें, वो कहता है द वैल्यू ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स विच सेपरेट द क्रिटिकल और रिजेक्शन रीजन। क्रिटिकल रीजन को रिजेक्शन रीजन भी बोलते हैं। एंड द एक्सेप्टेंस रीजन इज कॉल्ड अ क्रिटिकल वैल्यू और सिग्निफिकेंट वैल्यू। ये वो बेसिकली आपका जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, ये आपकी वैल्यू जो है वो सेपरेट करती है, वो दो रीजन्स बनाती है, एक क्रिटिकल होता है और दूसरा आपका क्या होता है, एक्सेप्टेंस होता है। और जो वो वैल्यू जो आपका क्रिटिकल रीजन बनाएगी, वो आप और क्या बनाएगी, एक्सेप्टेंस रीजन बनाएगी, वो वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, क्रिटिकल वैल्यू कहलाती है, या उसको आप क्या नाम देते हैं, सिग्निफिकेंट वैल्यू का नाम है। अब क्रिटिकल रीजन क्या है, वो कहता है अ रीजन इन सैंपल स्पेस विच अमाउंट टू रिजेक्ट ऑफ H0, कि आपकी जो सैंपल स्पेस है, आपकी जो पूरी प्रोबेबिलिटी है, जो 100% आपकी प्रोबेबिलिटी, उस 100% का में आप एक रीजन डिफाइन करते हैं, जिसमें आप अपने H0 को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। कि अगर ये हमारी वैल्यू होगी, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, तो हम इस पे अपने H0 को, हम अपने नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, रिजेक्ट। अब वो कहता है द क्रिटिकल रीजन इज बेस्ड ऑन H1। याद रखें कि जो क्रिटिकल रीजन है ये आपका हमेशा बेस करेगा H1 के ऊपर, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। एंड अकॉर्डिंग टू दिस
द टेस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। और याद रखें कि क्रिटिकल रीजन के हिसाब से आपका टेस्ट दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक होता है वन टेल्ड, एक होता है टू टेल्ड। अब वन टेल टेस्ट क्या है? अ टेस्ट ऑफ एनी स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस वेयर the alternative hypothesis is in the form of greater or less। अगर आपका H1, आपने H1 का साइन देखना, अगर H1 ग्रेटर की फॉर्म में है या H1 लेस की फॉर्म में, जैसे ये देखें H1 है कि म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, या H1 है म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। अब ग्रेटर का मतलब हम बड़ी तरफ जा रहे हैं कि मीन जो है वो, जैसे वो कहता है म्यू इज ग्रेटर देन 30, इसका मतलब 30 से बड़ा है, 30 से छोटे की तरफ नहीं आ सकते, बड़े की तरफ जाएंगे। एक ही साइड है, इसलिए इसको राइट टेल भी बोलते हैं, ग्रेटर को हम राइट टेल भी बोलते हैं। इसी तरह म्यू इज लेस देन 30, इसका मतलब कि मीन 30 से छोटा है, इसका मतलब अब 30 से बड़े की तरफ नहीं जाएंगे, 30 से किसकी तरफ आ रहे हैं? लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं, छोटे की तरफ से आ रहे हैं, और इसीलिए इसको हम नाम देते हैं लेफ्ट टेल। तो याद रखें, अगर ग्रेटर या लेस का साइन है, H1 ग्रेटर की फॉर्म में है या लेस की फॉर्म में है, तो वो हमारा वन टेल टेस्ट कहलाता है। दूसरा है टू टेल टेस्ट, वो कहता है द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज टू टेल्ड इफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज इन द फॉर्म ऑफ नॉट इक्वल। वो कहता है कि अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस नॉट इक्वल की फॉर्म में, जैसे म्यू इज नॉट इक्वल म्यू नॉट, जैसे मैं कहता हूं म्यू इज नॉट इक्वल 30। अब नॉट इक्वल 30 का मतलब क्या है कि 30 से छोटा भी हो सकता है, 30 से बड़ा भी हो सकता है, 30 से छोटा भी हो सकता है और 30 से बड़ा भी हो सकता है। जी बेटे, अब इसी चीज को उसने यहाँ पे अब क्रिटिकल रीजन उसने डिफाइन किया कि राइट टेल है, ये आपकी एक नॉर्मल फिगर है, मैंने जेड डिस्ट्रीब्यूशन का क्रिटिकल रीजन बनाया, तो ये आपकी फिगर है, लाइन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सेंटर इसका z इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये z अल्फा, अल्फा जो भी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग दी होगी, 0.05 है, 0.01 है, 0.02 है, जो भी हो। अब ये जो मैंने शेडेड किया है, इससे राइट ग्रेटर था ना, ग्रेटर का मतलब राइट साइड, ये हमारा क्रिटिकल रीजन है, ये हमारा क्या है, सारे का सारा एक्सेप्टेंस रीजन, और एक्सेप्टेंस रीजन को 1 माइनस अल्फा बोल। इसी तरह देखें, अगर लेफ्ट टेल पे है तो देखें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जेड 0 है सेंटर में ये। अब माइनस जेड अल्फा, लेस का मतलब नेगेटिव है, लेस का मतलब क्या होता है? नेगेटिव है, तो माइनस और लेस छोटा किस साइड पे होगा? इस साइड पे, क्योंकि याद रखें नेगेटिव में वैल्यू जितनी बड़ी होती जाती है उतनी वो क्या होती जाती है? स्मॉल होती जाती है। ये आपका जो शेडेड है ये क्रिटिकल रीजन है, और ये सारे का सारा आपका क्या होगा? रिमेनिंग यहां से यहां तक, ये सारे का सारा आपका क्या कहलाएगा? एक्सेप्टेंस। लेकिन अगर नॉट इक्वल है, जिसको हमने टू टेल्ड कहा, तो टू टेल के अंदर हम अपने अल्फा को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल का मतलब लेफ्ट में भी है, और नॉट इक्वल का मतलब क्या है? ग्रेटर में भी है। नॉट इक्वल का मतलब क्या है? ग्रेटर में भी। क्या आप लेस में भी जाओगे और आप किस में जाओगे? ग्रेटर में भी जाओगे। तो इसका मतलब अब देखें, तो अल्फा बाई 2 करना पड़ेगा, अल्फा को दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। तो फिर आप देखें, अगर ग्रेटर या लेस है तो जेड अल्फा था, क्योंकि एक साइड है। लेकिन अगर नॉट इक्वल है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा अल्फा को, कि हाफ हमारा लेफ्ट साइड पे होगा, हाफ रीजन हमारा क्या होगा? राइट साइड पे होगा। तो इसीलिए जो नॉट इक्वल होगा, जब टू टेल हो गया तो क्या आया? माइनस जेड अल्फा बाई 2 प्लस जेड अल्फा बाई 2। इसकी लेफ्ट साइड, इसकी ग्रेटर साइड, ये जो ग्रेटर साइड है ये आपका क्रिटिकल रीजन होगा, और ये इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज, ये सारे का सारा आपका क्या कहलाएगा? एक्सेप्टेंस रीजन। ये सारे का सारा आपका क्या कहलाएगा? हमारा टॉपिक है टाइप 1 एंड टाइप 2 है।
याद रखें कि जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तो हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज जो हैं वो क्या कर सकती हैं, एग्जिस्ट कर सकती। पहली पॉसिबिलिटी, द हाइपोथेसिस इज ट्रू बट आवर टेस्ट रिजेक्ट इट। द हाइपोथेसिस इज फॉल्स बट आवर टेस्ट एक्सेप्ट इट। द हाइपोथेसिस इज ट्रू बट आवर टेस्ट एक्सेप्ट इट। The hypothesis is false, but our test reject it. मैं इसको एक आसान सा ये एक फिगर, ये देखिए मैंने टेबल बनाया हुआ कि एच नॉट इज ट्रू, एच नॉट इज फॉल्स, यहाँ पे वो कहता है एक्सेप्ट एच नॉट, रिजेक्ट एच नॉट। देखिए एच नॉट इज ट्रू, एच नॉट आपका ट्रू है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, सही चीज को सही कहा तो करेक्ट डिसीजन हो गया। देखिए एच नॉट इज फॉल्स, रिजेक्ट एच नॉट, सही गलत चीज को गलत कहा, करेक्ट डिसीजन हो गया। अब देखो एच नॉट इज ट्रू, रिजेक्ट एच नॉट। एच नॉट आपका सही था लेकिन आपने उसको गलत कह दिया, रिजेक्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। सही चीज को रिजेक्ट करना, याद रखें सही चीज